मैं मनमोहन मीना बीए पार्ट प्रथम की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय पेपर पर्यावरण भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाचतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पाचतंत्र में ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होकर किस तरह संचालित होती है, इसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। जीवमंडलीय बृहद पारिस्थितिक तंत्र से लेकर एक सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र तक सभी एक सतत भूजैविक इकाई के रूप में क्रियाशील है। इसमें जैविक एवं अजैविक संगठक तत्व अपने पर्यावरण की प्रभावकारी दशाओं से नियंत्रित होकर एक निर्धारित प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं। इसकी क्रियाशीलता में सूर्य की ऊष्मा का प्रमुख महत्व रहता है, जो विभिन्न परितंत्रों यानी इकोसिस्टम में भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त होता है। किसी भी पाचतंत्र की निरंतरता एवं उत्तरजीविता उसके घटकों की पारस्परिक अंतःक्रिया पर निर्भर रहती है, जिसे बनाए रखने के लिए इस तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक तत्वों की चक्रीय व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, जो किसी भी परितंत्र की क्रियाशीलता के लिए अनिवार्य गतिविधि है। इस चक्रीय अवस्था में पोषक तत्व एवं आहार ऊर्जा एक संतुलित श्रृंखला के द्वारा विभिन्न पोषण स्तरों में स्थानांतरित होती है। इस क्रिया में अंश मात्र परिवर्तन होने पर उक्त पाचतंत्र में संकट उत्पन्न हो जाता है। ये परिवर्तन मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों रूपों में हो सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एवं जैव भू रसायन चक्रों के द्वारा निर्माण की प्रक्रिया उत्पादकता, भोजन श्रृंखला, पुनर्पोषण आदि क्रियाएं विभिन्न प्रक्रमों से अंतर संबंध रखती है। ऊर्जा प्रवाह तथा जैव भू रसायन चक्रों द्वारा ही तंत्र को आधार मिलता है। जीवमंडल के सभी जैविक घटक मुख्यतः भोजन के द्वारा ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं और अपने जीवन चक्र को संचालित रखते हैं। जीवन की पोषणीयता को नियंत्रित बनाए रखने के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त विभिन्न पोषक तत्वों एवं खनिजों की आवश्यकता रहती है। यानी कि सभी जीवों को खनिजों पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, जो उसे किस प्रकार से प्राप्त होते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। पाचतंत्र में ऊर्जा प्रवाह यानी कि पाचतंत्र जो है उसमें जो विभिन्न प्रकार के पाचतंत्र है उनमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से चलता है। वैसे तो पाचतंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है और उसके द्वारा विभिन्न छोटे पौधे और उन पर छोटे जीव और उन पर बड़े जीव और इस तरह क्रम चलता है, जो ऊर्जा के प्रवाह को सूर्य ऊर्जा से लेकर आगे तक बढ़ाता है। तो अब हम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रकाश का मात्र 0.02% भाग हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा कार्बनिक खास अणुओं के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्वयंपोषी, शाकाहारी व मांसाहारी उपभोक्ता इसी ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। अपघटक इस ऊर्जा को विभिन्न प्रकार से जीवांशों को अपघटित करके प्राप्त करते हैं। यानी कि इस बात से एक बात स्पष्ट है कि पाचतंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है और सूर्य ही सभी पाचतंत्रों को संचालित करता है। कार्बनिक पदार्थों के रूप में एकत्रित ऊर्जा शाकाहारियों के लिए खाद्य के लिए उपलब्ध होती है तथा रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर जैविक कार्यों के संचालन में सहयोगी बनती है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियमानुसार इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक बड़ा भाग श्वसन एवं ऊष्मा के रूप में निकल जाता है, जो पुनः उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतः हरे पौधे, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं, से ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारियों को होता है, जिसमें भी ऊर्जा का ह्रास होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी से द्वितीय तृतीय उपभोक्ताओं मांसाहारी तक ऊर्जा का संचरण होता है।
उपरोक्त क्रिया में ऊर्जा के प्रत्येक पोषण स्तर में संचित होने के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है। अतः ऊर्जा प्रवाह किसी भी पाचन तंत्र में जैविक एवं अजैविक पदार्थों के वितरण एवं संचरण में अपनी भूमिका निभाता है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय मार्ग का अनुसरण करता है। इसके अनुसार सूर्य से जो ऊर्जा चलती है वो पादप, पादप से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी आदि श्रेणी में प्रवाहित होती है। पाचन तंत्र में प्रविष्ट सौर ऊर्जा विकिरण ऊर्जा का मूल निवेश होता है। स्वपोषी हरे पौधे विकिरण सौर्य ऊर्जा को प्राप्त करके ग्रहण करते हैं, जिसका अधिकांश भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है तथा पादप समुदाय द्वारा श्वसन के माध्यम से वायुमंडल में इस ऊष्मा को विमुक्त करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। हरे पौधों द्वारा प्राप्त ऊर्जा सौर्य ऊर्जा का एक भाग रासायनिक ऊर्जा के रूप में पौधों में संचित रहता है, जो बाद में पोषण स्तर 2 के शाकाहारी जंतुओं को प्राप्त होता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप भली भांति समझ सकते हैं, जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो जो है पौधों से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से उच्च मांसाहारी निम्न प्रकार से चलती है और सब के सभी जो है अपघटन की क्रिया के द्वारा पुनः जो है मृदा में विलीन हो जाते हैं। तो ये एक चक्र है जो लगातार विभिन्न पाचन तंत्रों में चलता रहता है। इस प्रकार शाकाहारी जंतुओं द्वारा प्राप्त की गई रासायनिक ऊर्जा इन जंतुओं के ऊतकों तथा अंगों के निर्माण में सहायता करती है, जिसके कुछ भाग का इस शाकाहारी जंतुओं द्वारा श्वसन के दौरान वायुमंडल में विसरण होता है, यानी वायुमंडल में वो ऊर्जा छोड़ दी जाती है। इस तरह शाकाहारी जंतुओं में संचित रासायनिक ऊर्जा पोषण स्तर 3 के मांसाहारी जंतुओं को उपलब्ध हो पाती है। पूर्व में वर्णित क्रम के अनुसार पोषण स्तर 3 के मांसाहारी जंतुओं के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का भी श्वसन के दौरान क्षय होता है, यानी कि हम जो विभिन्न जीव जंतु जो श्वसन क्रिया करते हैं उस दौरान जो है ऊर्जा का लगातार ह्रास होता रहता है। श्वसन के अतिरिक्त अन्य कार्यों जैसे ऊतकों एवं तंतुओं के निर्माण, शिकार पकड़ने, संतानोत्पत्ति आदि के दौरान भी ऊर्जा का ह्रास होता है। पोषण स्तर 3 के मांसाहारी जंतुओं से कुछ ऊर्जा का उपभोग पोषण स्तर 4 के सर्वहारी जंतुओं भी करते हैं। सर्वहारी में यानी कि जो पादपों को और मांसाहारी और शाकाहारी सबको जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मनुष्य एक सर्वहारी के रूप में पोषण स्तर 3 के अतिरिक्त 2 से भी ऊर्जा ग्रहण करता है, यानी कि वो पादपों से ऊर्जा ग्रहण करता है और मांस विभिन्न जीव जंतुओं को मारकर खाकर भी ऊर्जा ग्रहण करता है। पोषण स्तर 4 के जंतु भी कुछ ऊर्जा को श्वसन के दौरान निर्मुक्त करते हैं, यानी कि पोषण स्तर 4 के जो जंतु है वो भी जो है श्वसन क्रिया द्वारा जो है ऊर्जा को छोड़ते हैं, जिसके उपरांत शेष बची ऊर्जा पादपों एवं जंतुओं में संचित रहती है, जो इसके मरने के उपरांत अपघटकों में स्थानांतरित हो जाती है तथा अपघटन भी इस ऊर्जा के एक बड़े भाग को श्वसन द्वारा वायुमंडल में निर्मुक्त कर देते हैं या वायुमंडल में छोड़ देते हैं। जो डायग्राम आपके सामने इसमें PDF में दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा सूर्य से जो ऊर्जा चलती है वह स्वपोषी हरे पौधों से भी श्वसन क्रिया होती है और वहाँ ऊर्जा का ह्रास होता है। उसके बाद में वो शाकाहारी जंतुओं में आती है। शाकाहारी जंतुओं में भी जो श्वसन द्वारा, संतानोत्पत्ति द्वारा और ऊतकों के निर्माण आदि में उसका उपभोग होता है और उसके बाद में मांसाहारी जंतुओं में जाती है ऊर्जा और मांसाहारी जंतुओं से जो है अपघटन के द्वारा जो है वायुमंडल निर्मुक्त कर दी जाती है और मृत जो जीव जंतु है, चाहे वो स्वपोषी हरे पौधे हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, ये सभी जो है मृत होकर के पृथ्वी की हमारी उसमें प्रकृति में समा जाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रक्रिया को जो इस डायग्राम के द्वारा बहुत साधारण तरीके से आपको समझाया गया है, इसको आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि सूर्य से चलने वाली ऊर्जा स्वपोषी हरे पौधों, शाकाहारी, मांसाहारी अपघटन के द्वारा जो है निर्मुक्त हो जाती है वायुमंडल में और ये प्रक्रिया जो है सभी वायुमंडलों में या एक बहुत बड़े वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में और जो छोटे छोटे जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह लगातार चलता रहता है। तो इस डायग्राम में जो है इसको हम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से इसको ऊर्जा प्रवाह को समझ सकते हैं।
इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में पोषण तत्वों का संचरण ऊर्जा प्रवाह द्वारा संभव हो पाता है। इसके तहत ही विभिन्न जैविक एवं अजैविक तत्वों का जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल में कई चक्रीय व्यवस्थाओं द्वारा संचरण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन पदार्थों से जीव मंडल की रचना होती है उनका ऊर्जा के निरंतर निवेश द्वारा संचालित अनंत चक्रीय मार्गों से वितरण एवं पुनर्वितरण होता रहता है। तो इस प्रकार से सूर्य से चलने वाली ऊर्जा श्वेपोषी अरेपौधों, शाकाहारी, मांसाहारी अपघटन आदि में चलती हुई वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है और ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चली आ रही है और विभिन्न जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। सभी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें। जब तक महाविद्यालय स्तर पर ऑफलाइन क्लासें नहीं हो जाती आप ऑनलाइन क्लास जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। यदि किसी चैप्टर को या पाठ को पढ़ने में या समझने में कोई आपको दिक्कत आती है तो आप टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और महाविद्यालय में व्यक्तिगत आकर भी जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।